बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, आज ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में 17 जून को तय पाने वाली 2 माह की आर्जी जंगबंदी खत्म हो रही है, जिसके बाद एक बार फिर खत्ते के मुमालिक दोनों मुमालिक के दरमियान मुफाहमत के लिए मुतहर्रिक हो चुके हैं। ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त तैयार करते वक्त साबिक सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई के उसूलों को पेश नजर रखा गया। उन्होंने एक बार फिर वाज़ेह किया कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत किसी दबाव या पसपाई के तहत नहीं, बल्कि ताकत और वकार के साथ आगे बढ़ाई और दुश्मनों के सामने शिकस्त तस्लीम नहीं की। ईरान एक से ज्यादा बार ये वाज़ेह कर चुका कि जंग का खात्मा इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत होना चाहिए। इस दौरान सदर ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका के पासदारान इनकलाब के साथ खुफिया राबिते बरकरार हैं, लेकिन पासदारान इनकलाब ने उन दावों की तरदीद की और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का हवाला देते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि आबनाए हरमुज उस वक्त ही खोली जाएगी जब अमेरिका उस समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। हालिया दिनों में आबनाए हरमुज में ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद समुद्री आमदरफ्त नुमाया तौर पर कम हुई। हफ्ते के रोज सिर्फ 5 माल बरदार जहाज ही आबनाए हरमुज से गुजरे, जबकि इतवार के रोज कोई एक जहाज भी उस रास्ते से नहीं गुजरा। गुज़श्ता हफ्ते इन 2 दिनों में 31 जहाज इस रास्ते से गुजरे थे। ईरानी बयानात में उसकी फौजी हिकमत अमली में तब्दीली के इशारे भी मिल रहे हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने एक बार फिर यह वाज़ेह किया है कि यह जंग दुश्मन ने शुरू की और ईरान की मौजूदा कार्रवाइयां दिफाई नौइयत की है, लेकिन मुस्तकबिल में उनकी नौइयत जारहाना भी हो सकती है। पासदारान इनकलाब में नई अस्करी तकर्रियों ने यह वाज़ेह किया है कि ईरान मैदानी जंग में अमेरिका का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पासदारान इनकलाब ने यह दावा भी किया कि जंग में फजाई दिफाई तंसीबात और अस्करी पैदावारी ढांचे की तबाही के बावजूद उसकी पैदावारी सलाहियत का 85% से ज्यादा हिस्सा महफूज रहा और ऑपरेशनल फजाई दिफाई निजाम का मौजूदा जखीरा जंग के आगाज के मुकाबले में ज्यादा मुस्तहकम है। ईरान इसके साथ ही अपनी अमली और अलामती नौइयत के इकदाम के जरिए भी मैदान जंग में अपनी बरतरी जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने ऐलान किया कि किसी हमलावर अमरीकी फौजी को जिंदा पकड़ने या हलाक करने वाले ईरानी शहरी या फौजी को $30,000 इनाम दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान के नवाह में अमरीकी फौजियों की आर्जी तदफीन के लिए कब्रिस्तान भी तैयार किया जा चुका, जहां तकरीबन 5,000 कब्रों की गुंजाइश है। ईरानी हुकाम का दावा है कि यह इकदाम सिर्फ दिफाई या अलामती नौइयत का नहीं, बल्कि वो खुद को हंगामी हालात के लिए भी तैयार कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी फौज के लिए भी खत्ते में तवील तैनाती चैलेंज बन रही है। अमरीकी सेंटकॉम के चीफ ऑफ स्टाफ ब्रैड कूपर ने एक्स पे कहा कि तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन के एहलकारों में जहनी मसाइल की शरह अमरीका के 11 फाल बहरी जहाजों में सबसे कम है। अमरीका के इस जंगी जहाज पे तकरीबन 5,000 एहलकार तैनात हैं, जो गुज़श्ता बरस नवंबर यानी 250 दिन से ज्यादा अरसे से समंदर में मौजूद है। इस दौरान ईरान ने एक बार फिर कतर से मुतालिबा किया कि ईरानी फजाइया के माहिरीन को मुल्क में दाखिले की इजाजत दी जाए। ईरानी कमेटी के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकिरजादा का कहना है कि माहिरीन कई माह से कतर जाने के मुंतजर हैं, लेकिन कतर मुश्किलात पैदा कर रहा है और कतर इस इल्जाम को मुस्तरद करता है। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी के मुताबिक मार्च में 2 ईरानी Su-24 लड़ाका तैयारों ने कतरी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। दोनों तैयारे मार गिराए गए। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने तलाश शुरू की, लेकिन अब तक सिर्फ एक पायलट की बाकियात ही मिली है, जबकि इस तैयारे में 2 पायलट मौजूद होते हैं। 2 तैयारों में 4 मौजूद थे, एक की लाश अभी तक मिली, 3 का अभी तक कोई अता पता मालूम नहीं है। ईरान का मौकिफ मुख्तलिफ है। वो ये दावा कर रहा है कि 3 ईरानी पायलट्स अब भी कतर की तहवील में है, जिसके बायस ईरान और कतर के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ। यूं एक जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान पसे पर्दा सिफारतकारी अब भी जारी है, लेकिन दूसरी जानिब दोनों मुल्क की जंगी तैयारियों के ऐलानात भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जंग के मुस्तकबिल का फैसला सिफारती मेज पर तय होगा या खित्ते में एक नई महाज आराई जन्म ले। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार इम्तियाज गुल साहब ने। इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। गुल साहब, आज जो है वो MOU जो था, इस्लामाबाद MOU, उसके 2 माह मुकम्मल हो चुके हैं। ईरान कहता है कि 2 माह का उसमें जो है वो ये तसव्वुर नहीं था कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। इस वक्त आप पसे पर्दा जो रवाबित चल रहे हैं या एक दूसरे के जो बयानात आ रहे हैं या आबनाए हरमुज की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसको देखते हुए मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मुस्तकबिल फिलहाल तो बड़ा गंभीर मालूम होता है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस में मौजूद हैं, उस वक्त तक दुनिया यूं ही मेरा ख्याल है तसलजुल का शिकार रहेगी, गैर यकीनी का, क्योंकि उनका पता नहीं चलता कि दिन में सुबह में क्या बात करते हैं और शाम में क्या उस बात पे कायम रहते हैं या नहीं रहते हैं। अब हम मुख्तलिफ अगर कमेंट्री आप पढ़ लें, चाहे वो अमेरिकन हैं चाहे ब्रिटिश हैं,
उनसे ये अंदाज़ा होता है कि वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग में हज़ीमत का सामना करना पड़ा है और वो यहाँ से अब कोई बाइज़्ज़त रास्ता इख्तियार निकालने की, यहाँ से बाइज़्ज़त तौर पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। और जिस तरह खैर मकदम हुआ है मक्का मुआहदे का अमेरिका की तरफ से, और उसका तो बल्कि पाकिस्तान में अमेरिका के सफारत खाने ने भी उसका खैर मकदम किया है। तो इससे ये लगता है कि शायद उसमें अमेरिका की ख्वाहिश भी शामिल थी कि कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि उसको यहाँ से निकलने में हज़ीमत का सामना भी ना करना पड़े, और जो मुतबादिल सिक्योरिटी इंतज़ामात हैं मकामी मुल्कों के लिए, चाहे वो सऊदी अरब है, बहरीन, कतर है, उनको भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इब्तदाई तौर पे ये ऐसा लगता है। तो अब ये कि क्या रुख इख्तियार करेगा, क्या ये बात इसराइल को पसंद आएगी, क्या ये तमाम ममालिक इसराइल के जो इब्राहिमी मुआहदा है उसके मुताबिक उसके साथ कदम मिला के चलेंगे, उसकी राह हमवार करेंगे। जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात है वो बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस वक्त इसराइल का, तो क्या ये ममालिक भी वही किरदार अदा करेंगे कुछ अरसे के बाद, या फिर ये बिल्कुल एक अलग रास्ता इख्तियार करेंगे? अगर अलग रास्ता इख्तियार करेंगे तो इसका मतलब है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल एक तरफ और ये ममालिक एक तरफ रहेंगे, और फिर ईरान को देखना होगा कि उसके हवाले से इसराइल क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, क्योंकि बार बार इसका तस्करा हुआ है कि इसराइल तो ईरान की मौजूदा हुकूमत को, मौजूदा हैत को तस्लीम ही नहीं करता, और कई मरतबा वो इरादा कर चुके हैं उसके रहनुमा बशमूल नेतन्याहू के कि हमने ईरान को मुकम्मल तौर पे न्यूट्रलाइज़ करना है। बल्कि ताज़ा तरीन बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कोरिया के सदर से फ़ोन गुफ्तगू में उससे पूछा है कि हम ईरान के ख़िलाफ़, ईरान को के एटमी हथियारों को ख़त्म करने के लिए, उस पे कब्ज़ा करने के लिए एक इत्तेहाद बना रहे हैं, तो आप हमारे साथ शामिल होंगे कि नहीं होंगे? तो उन्होंने कह दिया कि नहीं शुक्रिया, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। अच्छा तो गुल साहब, बड़ी इस लिहाज से गंभीर सूरत। कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। आप कहते हैं कि एक तरफ ये तासुर मिलता है कि अमेरिका शायद वो हजीमत जो है उसको एक लिबादा पहना रहा है इसको वेलकम करके, तो इससे तो ये तासुर मिलता है कि फिर अमेरिका कहीं ना कहीं ईरानी मफादात या ईरानी मुतालिबात को मान रहा है और इस नतीजे में वो यहाँ से अपनी बिसात लपेट के निकल जाएगा। तो फिर मुस्तकबिल गंभीर क्यों दिखाई देता है? मुस्तकबिल, आपने एक नुक्ता मिस कर दिया कि वो मुस्तकबिल जो है बंधा हुआ है इसराइल के इब्राहिमी मुआहदों के साथ, और गुज़िश्ता 10-15 साल से जो सिलसिला चला हुआ है उसकी बुनियादी कोशिश यही थी कि इसराइल को इस पूरे ख़ित्ते में मेन स्ट्रीम किया जाए, उसके मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, और उसी वजह से अमरीकी बहरी और जो फ़ौजी अड्डे हैं वो भी इस्तेमाल हुए बड़े बेदरीक तरीके से। और जो आपने शायद पढ़ा हो कि ईरान ने अब ये एतराफ़ किया है कि उनके 100 के करीब सिविल और मिलिट्री तैयारे जो हैं वो इस जंग में ज़ाया हुए हैं। तो एक ऐसा मुल्क जिसको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और जिसके इस वक्त कम से कम बाकी ममालिक दुश्मन हुए हैं, क्या वो आपस में वो पैचअप कर लेंगे, और क्या इसराइल एक स्पॉइलर का किरदार अदा नहीं करेगा? क्योंकि इसमें तो कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए कि ईरान इसराइल की आंख में चुभता है और उसको अमन से नहीं रहने देगा। अगर उनका ये अज़्म है और इब्राहिमी मुआहदों को अगर सामने रखा जाए तो, और जो कुछ उन्होंने लबनान में और गज़ा में किया है, तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई बहुत जल्द अमन आएगा। अच्छा इम्तियाज़ गुल साहब, सर ये बताइए कि पासदारान इनकलाब कहती है कि 85% हमारी जो इस्तात है मिज़ल बनाने की या उसके ज़खायर के हवाले से वो इस वक्त मौजूद है और जंग के पहले वाले मरहले से ज़्यादा मुस्तहकम है। इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट कहेंगे या हम उसकी जो कैपेसिटी कैपेबिलिटी है उसके ऊपर इसको सादिक समझेंगे कि जिसके बारे में मगरबी मीडिया भी ये आरा रख रहा था और मुख्तलिफ जरीदों के अंदर ये बात शामिल थी कि जंग के दौरान भी ईरान जो है वो अपनी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और मिसाइल टेक्नोलॉजी को रोज़ाना की बुनियाद पे बनाता चला जा रहा था।
देखिए, ये तो अब अंदर के हालात तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि दुनिया भर ने ईरान की जो सलाहियत है मिसाइल बनाने की, ड्रोन बनाने की, उसका गलत अंदाज़ा लगाया था। और ये जो खदशा था कि चंद दिन के अंदर अंदर ईरान घुटने टेक देगा, वो भी नहीं हुआ। अब ज़ाहिर है एक ऐसा मुल्क जो कि कह रहा है कि हमें नुकसान हुआ है, हमारे 100 तैयारे भी ज़ाया हुए, बहरिया को भी नुकसान पहुंचा है, वो ये तो नहीं कह सकता कि हमारी मिसाइल की सलाहियत ख़त्म हो गई है, मिसाइल बनाने की या ड्रोन बनाने की। अब बहरहाल वो साबित कदम है। अगर वो कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा, जिस तरह पहले उन्होंने साबित किया, हो सकता है वो दोबारा भी साबित कर दें। और ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ईरान इस तमाम मामले में अकेला नहीं है, बिलवास्ता तौर पे उसको रूस की भी मदद हासिल है, उसको चीन की भी मदद हासिल है। बाकी नहीं मालूम कि इस खित्ते में कौन दरपर्दा उसको सपोर्ट फराहम कर रहा है। तो इस वक्त इस हवाले से कुछ कहना बहुत मुश्किल है। एक बात बड़ी वाज़ेह कि 6 महीने ईरान ने एक गैर मामूली सख्त टाइम दिया है अमेरिका को, उसको यहाँ से पूरी हिकमत अमली जो है उसको तब्दील करने पे मजबूर किया है। और उसकी वजह से इस इलाके का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसको कहते हैं, जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और उनका महवर अमरीकी अड्डे हैं, फौजी अड्डे, बहरी अड्डे, जो कि इस इलाके में मौजूद हैं। समझा जाता था तवील अरसे तक कि ये इन मुल्कों की हिफाजत के ज़ामिन हैं, लेकिन ईरान ने अपने इस्तेहकाम से, साबित कदमी से इस तमाम मफरूज़ों को गलत साबित किया है। और बशमूल जनूबी कोरिया के, बशमूल खलीजी ममालिक के, सबको ये सोचने पे अब मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या अमेरिका के वादों पे उसकी फ़िज़ाई और जो मिलिट्री क़ुव्वत है उस पे आइंदा तकिया किया जा सकता है या नहीं। गुल साहब, अगर मौजूदा अगर देखी जाए तो अगला सेटअप मशरक़ वस्ता में बनता हुआ क्या दिखाई देता है? आपने अब्राहम अकॉर्ड की बात की, अब्राहम अकॉर्ड के अंदर मशरक़ वस्ता के ममालिक शामिल होने हैं, तो उसके अंदर फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या बनती है? पाकिस्तान मशरक़ वस्ता के ममालिक में उस तरह तो शामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि मुस्तकबिल का जो फ्रेमवर्क है, वो जो ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है, उसको अगर मद्देनजर रखें तो उसका दायरा किस हद तक वसी हो सकता है कि उसमें ईरान और ये अरब ममालिक भी शामिल हो जाए? देखिए, ईरान तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि बुनियादी सवाल तो यही है कि ये मुआहिदा किसके खिलाफ है। ये से फरीकी मुआहिदा, क्या ये ईरान के खिलाफ है? वो समझ में आती है कि ये तमाम सुन्नी ममालिक हैं, लिहाजा हो सकता है उसके खिलाफ हो, क्योंकि बाकी मुल्क भी उससे बड़े शाकी हैं कि उन पे हमले हुए हैं। हालांकि ईरान ने हमले सिर्फ इस वजह से की कि इन मुल्कों में अमरीकी फौजी फ़िज़ाई अड्डे हैं। या फिर ये मुआहिदा इसराइल के खिलाफ है, लेकिन फिर वहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल तो बड़ा बहुत एक पसंदीदा लाडला बच्चा है अमेरिका का, और इस वक्त पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब तीनों के अमेरिका के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या इसराइल के खिलाफ कोई अलायंस बना के अमेरिका को नाराज करेंगे? ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ये जो से फरीकी मुआहिदा है, अगर इसमें एक्सपेंशन भी हो जाती है, दूसरे ममालिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो फिर भी इसका दुश्मन कौन होगा? क्योंकि अगर नेटो का मुआहिदा था, नेटो अलायंस जो है उसका तो एक कम्युनिज्म उसका दुश्मन था, रूस, सोवियत यूनियन उसका दुश्मन था। इसमें तो दुश्मन का तायुन ही नहीं किया गया है। और फिर यह कि क्या मुसलमान दूसरे मुसलमान मुल्कों के खिलाफ लड़ेंगे या इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे? क्या दुबई यानी अबू धाबी और मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ ये वाला अलायंस लड़ेगा क्योंकि वो इसराइल का पार्टनर है? तो बहुत सारे सवालात हैं। पब्लिक रिलेशंस के लिए, खुश होने के लिए बड़ा अच्छा है कि तुर्की के रहनुमा ने भी कहा कि इसको हम एक्सपैंड करेंगे, इसमें मजीद मुल्क शामिल होंगे, लेकिन उसका हदफ क्या होगा ये अभी तक वाज़ेह नहीं है। उसका हदफ क्या होगा, अलायंस किस हद तक वसी हो सकता है, दुश्मन कौन है और इसके पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या हैं, वो अभी वाज़ेह नहीं। मुस्तकबिली उसका जो है वो इशारा नुमायां कर सकता है। बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेने के बाद गजा के मामले पर बिलखुसूस बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, गजा में अमन व अमान के हालात हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ रहे हैं और मगरबी किनारे में
इजरायली आबादकारों ने तशद्दुद की हर हद उबूर कर ली है, जबकि जनूबी लबनान में भी कशीदगी बरकरार है। इन हालात में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरक वस्ता के लिए खुसूसी एलची जैरेड कुशनर इजराइल के दौरे पे है। उन्होंने इजराइल रवानगी से पहले इतवार को मिस्र में हमास के नए रहनुमा खलील अलहैया की सरबराही में हमास के वफ्द से मुलाकात की, जिसमें अमरीका के तजवीज करदा 15 निकाती गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद के हवाले से रोड मैप की तश्कील पर तफसीली बातचीत हुई, लेकिन इजराइल इस मंसूबे पर अमल करने पर तैयार नहीं। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू गुज़श्ता हफ्ते ही ट्रंप के 15 निकाती मंसूबे को मुस्तरद कर चुके हैं। जैरेड कुशनर का दौरा उस हवाले से गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ट्रंप के गजा अमन बोर्ड की तश्कील का मकसद इब्तदा में गजा अमन का कयाम था, लेकिन बाद में उसका दायरा दुनिया के दूसरे तनाज़ात तक बढ़ा दिया गया। दूसरी तरफ इजराइल के अहम और ताकतवर रहनुमा गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाली कौमी सलामती के वजीर एतमार बिन गवेर ने कहा कि इजरायली फौज को गजा में हर रात 30 से 40 अफराद को हलाक करना चाहिए, जिस पर ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। गजा के साथ मगरबी किनारे में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी रहनुमा पोप लियो चहार दहम ने फलस्तीनी शहरियों के खिलाफ तशद्दुद फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा किया है। उन्होंने आलमी बरादरी से अमली इकदाम करने की अपील की ताकि मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए दो रियासती हल को आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी जानिब जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में कशीदगी खत्म नहीं हुई। ताज़ा तरीन इजरायली फजाई हमलों में कम अज कम 11 अफराद शहीद हुए। ये हमले 20 जून की जंगबंदी के बाद इजराइल की मुहलिक तरीन कार्रवाइयों में शुमार किए जा रहे हैं। 26 जून के फ्रेमवर्क मुआहदे में जनूबी लबनान से इजरायली अफवाज के इनखला, हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और मुमकिन अमन मुआहदे की जानिब पेशरफ्त के निकात शामिल थे। हिजबुल्लाह बराह रास्त मुज़ाकरात से इनकार कर चुकी है और मुआहदे का फरीक नहीं बनी। इजरायली फौज ये दावा करती है कि जनूबी लबनान के शहरों अली ताहिर और अंसार में हिजबुल्लाह की तंसीबात को इन कार्रवाइयों के जवाब में निशाना बनाया गया जो इजरायली फौजियों के खिलाफ की गई, लेकिन हिजबुल्लाह ने उन कार्रवाइयों पर कोई तबसरा नहीं किया। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में तकरीबन रोजाना हमलों का सिलसिला जारी है और जंग की ताजा लहर के दौरान लबनान में इजरायली हमलों में 4000 से ज्यादा शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि इजराइल के तकरीबन 40 फौजी और 3 शहरी भी हलाक हुए। लबनान और इजराइल के दरमियान मुज़ाकरात के 7 अदवार हो चुके हैं, जिनमें इटली के दारुल हुकूमत रोम में होने वाला हालिया मुज़ाकराती दौर भी शामिल है। हिजबुल्लाह हथियार डालने और गैर मुसल्लह होने से इनकारी है और दो टोक मौक़िफ़ रखती है कि लबनानी हुकूमत इजरायली इनखला की जमानत के बगैर बहुत ज्यादा रियायतें दे रही है। यूं गजा का अमन मंसूबा एक ऐसे मकाम पे खड़ा है जहां अमरीकी सिफारतकारी, हमास का मौक़िफ़ और इजरायली शराइत एक दूसरे से टकरा रही हैं। जैरेड कुशनर की नेतन्याहू से मुलाकात से यह तो वाज़ेह हो जाएगा कि आया अमन मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है या नहीं, लेकिन मगरबी किनारे में आबादकारों का तशद्दुद और जनूबी लबनान में इजरायली जारहियत ये जाहिर करती है कि मसला सिर्फ जंगबंदी का नहीं बल्कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल के सियासी बंदोबस्त का भी है। और इस पूरी तस्वीर का आखिरी हसास गोशा जनूबी लबनान है, जहां जंगबंदी के बावजूद इजरायली जारहियत जारी है, जिसने खित्ते का अमन दाव पर लगा दिया। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया दिफाई तजियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चिश्ती साहब, सदर ट्रंप के जो खुसूसी एलची हैं जैरेड कुशनर, उन्होंने हमास क़यादत के साथ भी मुलाकात की है। उसके बाद वो अब इसराइल के दौरे के ऊपर है, अब इसराइल में भी मुलाकात होनी है। पहले जो 15 निकाती एजेंडा था उसको बेंजामिन नेतन्याहू मुस्तरद कर चुका है। अब खलील अलहैया से होने वाली मुलाकात और उसके बाद जैरेड कुशनर की बेंजामिन नेतन्याहू से होने वाली मुलाकात, इससे आप क्या तासुर अखज़ करते हैं कि मुस्तक़बिल में गजा का अमन मंसूबा किस हद तक पाया तकमील तक पहुंच सकता है या किस हद तक सवालात उस पर बरकरार रहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जब लास्ट ईयर एक मुआहदा हुआ था जिसको पीस बोर्ड कहा गया था, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सारे हेड्स ऑफ द स्टेट्स इकट्ठे किए थे और अमेरिका का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था और एक यार्ड स्टिक क्रिएट हो गई कि अमेरिका ने अपनी जो माइट है उसको कन्वर्ट किया है। इवन यूनाइटेड नेशंस को बाईपास किया गया था, उसमें उसका रोल नजर नहीं आता था और हम पूरी उम्मीद हो गए थे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है वो एक मैनिफेस्टेशन करने जा रही है, खास तौर पर जो गजा पे उस वक्त तकरीबन 2 साल से ज्यादा का जुल्म हो रहा था। अभी उसके बाद जो मिडल ईस्ट में हुआ, ईरान के खिलाफ हुआ, तो हमने देखा कि वो ईरान के खिलाफ वो रिजल्ट अमेरिका को मिलिटरीली हासिल नहीं हुए, तो एक मिथ पर कॉम्प्रोमाइज हुआ था। अमेरिका के लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि अमेरिका का वो इन्फ्लुएंस नहीं रहा और प्रेसिडेंट ट्रंप जाहिर है बहुत शौक है उनको कि लेगेसी कोई छोड़ के जाएं और उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी कहा कि मैं जंगों से विड्रॉ करूंगा, तो वो ईरान की जंग शुरू कर दी। ये भी नहीं वाइंड अप हो रही, गाजा भी बंद नहीं हो करी। तो आई थिंक एक नेचुरल बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर कोई छोड़ के जाना चाहते हैं तो कम से कम गाजा में एक पीस करवा के एक सोल्यूशन, आई एम नॉट सेइंग 2 स्टेट सोल्यूशन, वो तो शायद कर भी ना पाए, लेकिन ख्वाहिशमंद हम जरूर हैं कि वो करें, क्योंकि यासिर अरफात को भी उन्होंने 1993 और 95 के दरमियान जो मुआहदा किया था, वो आपको याद होगा, उस मुआहदे के तहत भी
एक कमन मुआहदा होने के बाद तकरीबन मुस्लिम स्टेट एक बनी थी जो फलस्तीन के लिए होनी थी, वो भी नहीं हो सका 32 से ओस्लो एग्रीमेंट जो था। अब प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह नजर आ रहे हैं एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पर, वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कंपनसेशन चाह रहे हैं अपने इमेज की। ये उनकी मजबूरी है, हमास को एंगेज किए बगैर कर नहीं सकते। हमास हिजबुल्लाह बनी कैसे थी, ये मैं आपको क्विकली आपके व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि जब भी ईरान पर प्रेशर डाला गया है, ईरान ने कम बैक किया किसी ना किसी शक्ल में। पहले जब प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने किया था तो हिजबुल्लाह बनी थी, उसके बाद आपको याद होगा प्रेसिडेंट क्लिंटन ने आकर जब प्रेशर डाला था तो इन्होंने अपना मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब आकर प्रेशर डाला था, जब एक्सेस ऑफ ईविल कहा गया था, तो इन्होंने एक्सेलरेट कर दिया था सारा प्रोग्राम। तो ये मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं कि एंगेजमेंट करना ही एक वाहिद ऑप्शन है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप को चॉइस करना है कि उन्होंने वही लाइन टो करनी है जो पिछले साल भी उन्होंने 12 दिन की जंग में इजराइल नेतन्याहू की टो की, अभी भी उनके कहने पर अपने आप को भी और अपने मुल्क को भी और अपने रेपुटेशन को भी जंग में धकेला, या इसमें से एग्जिट करके फेस सेविंग खुद भी लेनी है और कम से कम एक दुनिया को अगर उसी हालत में नहीं तो कम से कम आज जो हालत है उससे तो बेहतर छोड़कर जाए। अच्छा चिश्ती साहब, इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमास की पोजीशन किस हद तक मुस्तहकम देखते हैं, या किस हद तक गिरावट का शिकार देखते हैं, या किस हद तक उनको टैकल करना इजराइल के लिए मुश्किल है? दूसरी बात ये कि जब ये खबरें सुनने में आए कि रोज़ाना की बुनियाद पे 30 से 40 जो गजा के बासी हैं उनको कत्ल करने की बात हो, टारगेट करने की बात हो, और ये इजरायली वजीर कहें कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमें इतने मारने चाहिए, तो जब इस तरह के मंसूबे उनके अजहान के अंदर चल रहे हों और बैनुल अक़वामी सतह पे पीस पॉइंट की बात हो रही हो, तो फिर अंदरूनी तौर पे क्या चीजें हैं और बैरूनी सतह पे क्या ख्याल है? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं क्विकली फिर एक हिस्ट्री से फ्लैशबैक चाहूंगा। जब 80s में ईरान और इराक की जंग हुई थी, तकरीबन 10 साल तक जारी रही थी, उसमें ईरान ने रियलाइज किया था कि मैं आने वाले जंगों में शायद अकेला नहीं लड़ पाऊंगा, और खासतौर पर अगर अपने बॉर्डर पर लड़ता रहा तो कभी भी शायद उस तरह मैं अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव या सर्वाइवल को इंश्योर ना कर सकूं। वहां पे ईरान ने ये हिजबुल्लाह और हमास सारे इनको फैसिलिटेट किया था ताकि उसके अपने बॉर्डर से दूर जंग चली जाए, ताकि एक पेन कॉज किया जाए, जो भी ईरान को कॉज करना चाहे पेन, वो लोकलाइज एरिया में इजराइल को वहीं पे कॉज कर सके। तो वह बुनियाद है हिजबुल्लाह और हमास की। लेकिन हमने देखा कि सीरिया पर हुकूमत खत्म होने के बाद एक जो भी थी जैसी, और उसके बाद आपने देखा इराक पर जब जंग खत्म हुई और उसके बाद जो हाल हुआ, लीबिया पर जो हाल हुआ, तो ये जो एलिमेंट प्रॉक्सी का था ईरान के हक में, वो उस तरह हक में नहीं रहा। वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ईरान का लीवरेज अब कमजोर होता जा रहा है। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट इजराइल ने इतनी लीडरशिप को भी एलिमिनेट किया, हानिया को और बहुत सारे और लीडर्स को भी एलिमिनेट कर दिया। तो जब वो शहीद कर दिए गए तो निस्बतन ईरान की जो पोजीशन है वो कमजोर हुई है लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसकी सर्वाइवल से इजराइल को लगता है कि ये आखिरी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इजराइल इस वक्त आइसोलेट हुआ हुआ है। एक पिछले साल जंग 2 दफा करवाने में 1 साल के अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसके बाद आपने देखा दुनिया ने ऑलमोस्ट कंडेम किया, हर मुल्क ने ही, ओवर 150 कंट्रीज अब हो चुकी हैं जिन्होंने गाजा को कंडेम किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन आ रहा था पहले, और उसमें और ज्यादा इजाफा हुआ है इस जंग के बाद जो ईरान को धकेला गया जंग के अंदर अमेरिका के थ्रू। तो आई थिंक नेतन्याहू को एक एलिमेंट ऑफ सर्वाइवेबिलिटी लगता है कि मैं कोई ना कोई ट्रॉफी अपने लोगों को दिखाऊं कि अगर इजराइल को ज्यादा महफूज मैं ईरान को कमजोर करके नहीं कर सका तो हमास हिजबुल्लाह को करके कर रहा हूं। तो आई थिंक ये एक नेगेटिव मैसेज स्ट्रेटजी को कमेंट कर रहा हूं, मैं इस काम को अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि मेरा एनालिसिस ये है कि उनकी स्ट्रेटजी इजराइल की ये है, खासतौर पर नेतन्याहू की, कि आने वाले वक्तों में मैं क्या दिखाऊंगा अपनी कौम को, जो ऑलमोस्ट 11% सिर्फ समझते हैं सर्वे के मुताबिक कि उन्होंने इजराइल ने ये जंग जीती है ईरान से अभी रिसेंट जो है, तो 89% समझते हैं कि जंग नहीं जीती है। अगर वो समझते हैं नहीं जीती है तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर सिर्फ सुइसाइडल है ये, जो प्रेजेंट सिचुएशन में अगर खत्म हो जाए। तो आई थिंक एज एन ऑल्टरनेट वो बैकअप के तौर पे एक छोटी वॉर ट्रॉफी के तौर पे इसको यूज कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली गाजा को। लेकिन आने वाले वक्तों में मेरा ख्याल है दुनिया में जितनी रियलिज्म हो चुकी है अब ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने भी रियलाइज करना है कि जुल्म के साथ खड़े हैं या वो सच्चाई या हकीकत के साथ खड़े। अच्छा चिश्ती साहब, ये तो एक आइडियल सिचुएशन है कि किसी को रियलाइज हो जाए कि वो किसके साथ खड़ा है, लेकिन अगर आने वाले इंतखाबात को देखें तो उन इंतखाबात की रोशनी में एस्केलेशन के अंदर मजीद इजाफा देखते हैं, या आप समझते हैं ये तमाम के तमाम जो मुआहिदात हैं ये कंप्लीट होने हैं? क्योंकि अभी तक की अगर सिचुएशन देखें, रोज़ाना की बुनियाद पे गजा के अंदर भी नस्ल कुशी जारी है, चाहे वो 1-2 लोगों को टारगेट किया जा रहा हो या बड़े पैमाने पे,
उधर अगर लबनान की सूरत हाल देखें तो वहां पे दरअंदाजी वो और करते चले जा रहे हैं, और हिजबुल्लाह जो है वो क्लेम कर रही है कि हम डिसआर्म नहीं होंगे, और हिजबुल्लाह ये भी कह रही है कि लबनान की जो दूसरी हुकूमत है जिसे बैनुल अक़वामी सतह पे तस्लीम किया जाता है वो बहुत ज्यादा छूट दे रही है इजराइल को। तो इस पूरे मंजरनामे में ना तो वहां पर सुकून होगा ना गजा में होगा, तो फिर ये ईरान अमेरिका मुआहिदा पाया तकमील तक कैसे पहुंचेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है यासिर साहब, लेकिन उतना ही मुश्किल ये चैलेंजिंग है क्योंकि इतने डायनामिक्स है इसके अंदर। एक तरफ ईरान की मोटिवेशन है जंग शुरू रखने की, एक तरफ अमेरिका की भी एक मोटिवेशन है जंग शुरू करने की। एक ईरान प्रैग्मेटिक और रियलिज्म है कि जंग शुरू नहीं रखनी चाहिए, उसी तरह अमेरिका में भी ये आ चुकी है, प्रेसिडेंट ट्रंप के ज़हन में भी है कि ज्यादा प्रोडक्टिव कोई हो नहीं सकी जंग मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पे। तो ये डायनामिक्स इतने फ्लूइड है, ऐड करें इजरायली फैक्टर जो आप कह रहे हैं, ऐड करें लेबनान का फैक्टर, ये सारे इतने फ्लूइड हैं कि एक 1 2 3 करके इसमें से जवाब निकालना बड़ा मुश्किल है। ईरान की ये समझ है, वो समझते हैं कि मिलिटरीली उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका को सस्टेन या सर्वाइव किया है उनको अच्छा लीवरेज मिलना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो उनका वॉर डिप्लीशन हुई है खासतौर पर असले की, उनकी डिटरेंस कम हो गई है, यूक्रेन पर मदद नहीं हो पा रही, इसराइल को वो उस तरह मदद नहीं कर पाएंगे, उसके मिसएडवेंचर जितने हैं, कोरिया और बाकियों के कट डाउन कर रहे हैं मिलिट्री एड्स। तो अमेरिका के अंदर एक अपना डिलेमा है डिसीजन मेकिंग का। तो तमाम की तमाम साइडें इस वक्त एक रिएक्शन डिलेमा में है। रिएक्शन डिलेमा में इसको कहता हूं कि आप ये चूज करें या वो चूज करें, इसका भी नुकसान है उसका भी नुकसान है। तो आई थिंक ऐड फैक्टर करें इसके अंदर। जो जीसीसी का अलाइनमेंट हो रहा है, एक न्यू फाउंड रियलिज्म आई है, अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, अमेरिका के 19 बेसिस वो रिजल्ट नहीं दे सके ना उनके अमेरिका के लिए ना उन अरब ममालिक के लिए। तो ये इतनी ज्यादा फ्लूइड है, प्रेशर का अमेरिका की एक लिमिट है आखिरी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की किस हद तक डालेंगे, क्योंकि एक्सपोज हो गया है उनका जो एक मिलिट्री माइट था कि उनको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव नहीं हासिल कर सका। तो जितना ये मुश्किल सवाल है उतना ही मुश्किल जवाब भी है, और इतनी ज्यादा चीजें टच करनी पड़ती हैं कि अमेरिकन, आखिरी बात ये इंपॉर्टेंट मैं करता चलूं कि यूक्रेन, कोरिया और खासतौर पर यूक्रेन में जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस था, जो नेटो के मुल्कों को प्रेसिडेंट ट्रंप ने नाराज किया, जो ग्रीनलैंड पर डेनमार्क को नाराज किया, कनाडा को बुरा भला कहा, तो इस वक्त एक एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन प्रेसिडेंट ट्रंप को भी है कि आधा टर्म गुजर गया तो मैंने पीछे लेगेसी क्या छोड़कर जानी है। उन पर भी बहुत प्रेशर है। ईरान पर एक रियलिज्म तो जरूर है, लेकिन आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पे जनाजा जिस तरह हुआ उसका भी बड़ा प्रेशर है। और आखिरी बात इंपॉर्टेंट कि आयतुल्लाह खामनेई के जो साहबजादे मुज्तबा खामनेई, उन पर यह प्रेशर है कि उनको जो लीडरशिप मिली है वो मिली है एक लेगेसी की वजह से और अपने खानदान की कुर्बानियां पेश करने की वजह से। आने वाले वक्तों में उनकी लेजिटिमेसी या कंटिन्यूएशन होनी है इस मुआहदे के आउटफॉल, और ईरानी लोग कितना परसीव करें कि हमारी फेवर में है या हमारे लिए ट्रॉफी है। तो ये इतने ज्यादा फ्लूइड डायनामिक्स हैं जिसमें डूज एंड डोंट्स हैं और रिएक्शन डायनामिक्स है। चिश्ती साहब, ये तो ईरान वाला मामला हो गया, लेकिन लबनान के मामले पे जिस तरह आपने ये देखा कि ईरान वाले मामले पे जब आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा जारी था तो लोगों ने बदले के अज़्म का इजहार किया, लाल परचम लहराए गए और उन्होंने इंतकाम की बातें की। डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में कहा कि ये तो मेरी जान लेना चाहते हैं, मुझे मारना चाहते हैं। अब अगर यही सूरत हाल आप लबनान पे रख के देखें, लबनान में 4000 से ज्यादा शहादतें इस वक्त हो चुकी हैं, उसके बड़े इलाके के ऊपर कब्जा हो चुका है। अब इजराइल अगर वहां से इनखला करता है तो सर वहां पे भी तो अवामी सेंटिमेंट्स होंगे ना कि हमने हासिल क्या किया, हमारे लिए ट्रॉफी तो कोई नहीं, हमारे ऊपर तो जबर मुसल्लत किया गया और बर्बरियत मुसल्लत की गई, हमारे घरों को मिसमार किया गया, 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हुए हैं। ईरान सेटलमेंट के तौर पे पैसे चाह रहा है कि मेरा जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए, तो लबनान को फिर जवाब के तौर पे क्या मुहैया होगा? उन्हें तो पैसा नहीं मिलेगा, उनके तो फ्रीज एसेट्स नहीं होंगे, तो फिर वहां पे वो सेंटिमेंट किस हद तक दब के रहेगा या किस हद तक उजागर होगा? यासिर साहब देखिए, बुनियादी तौर पर हमें ये समझना पड़ेगा कि ईरान का जो लीवरेज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कमजोर हुआ है उसकी जो प्रॉक्सी एलिमेंट थे। और प्रॉक्सी एलिमेंट शुरू कहां से हुआ है? 80 की दिहाई में जो ईरान और इराक की जंग हुई थी, तो ईरान ने रियलाइज किया कि पूरी दुनिया इराक के साथ खड़ी हो गई, सद्दाम हुसैन के साथ। न्यूक्लियर तो यूज नहीं हुआ लेकिन केमिकल वेपन्स तो यूज हुए थे उस जंग में, और केमिकल वेपन्स का किसी ने भी साथ नहीं दिया, ईरान के साथ हमदर्दी का इजहार नहीं किया जब सद्दाम हुसैन ने केमिकल वेपन्स यूज किए। और केमिकल वेपन दिए वेस्ट नहीं थे, और पर्टिकुलरली यूके, अमेरिका वगैरह इन्हीं मुल्कों ने दिए थे। तो तब ईरान प्रॉक्सीज के जरिए अपने से बाहर ले गया था जंगों को, यानी एक सीरिया में, लीबिया में, लेबनान में। ये ले इसके लिए गया था कि एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करने का लीवरेज ईरान के पास बियॉन्ड बॉर्डर्स होना चाहिए, एक बात।
जब जब हुकूमतें गिरती जा रही हैं, इराक हो गया, सीरिया या लीबिया, एंड खास तौर पर जो आप लेबनान की बात कर रहे हैं वहां भी एक कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो ईरान को जो लीवरेज कमजोर हुआ है, खास तौर पर जो लीडरशिप एलिमिनेट कर दी गई है, हानिया से लेकर आज तक जितने लीडरशिप है उनको शहीद कर दिया गया है, तो ईरान कभी भी डंप नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान का अपना सर्वाइवल इसमें है कि जिन प्रॉक्सीज को और जिन सिंपथाइजर्स को इतना सा सपोर्ट किया उनको अबंडन कर दे। चले आखिरी बात मैं अपने सपोर्ट में ये कहता हूं कि अभी जो एमओयू हुआ था उसका पहला जो क्लॉज था, पहला पैराग्राफ, उसमें 3 जगह लेबनान का जिक्र था, जिसका मतलब है कि ईरान की इस हद तक सेंसिटिविटी थी कि एमओयू अमेरिका से कर रहा है लेकिन 3 दफा लेबनान का जिक्र किया, जिसका मतलब यह है कि उसने लेबनान के जो अपने हिजबुल्लाह और हमास के लोग हैं उनको मैसेज दिया है कि तुम वेरी मच ऑन टॉप ऑफ माई लिस्ट हो, वेरी मच मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा और तुमने मायूस नहीं हो, क्योंकि अगर ईरान बैक ऑफ कर जाता है तो ईरान का सबसे पहले अपना लीवरेज खत्म हो जाता है, लेबनान के लोगों को मिले या ना मिले कोई। तो आई थिंक ईरान की बड़ी सेंसिटिविटी होगी कि वो लीवरेज में शामिल रखेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जब ये एमओयू हो भी गया तो ईरान हिजबुल्लाह और लेबनान का जिक्र किए बगैर आगे नहीं चलेगा, मेरा मानना ही है। एमओयू अगर हो भी गया तो लेबनान का जिक्र किए बगैर या लेबनान को उसका हिस्सा बनाए बगैर ईरान आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे के बाद मशरक़ वस्ता में सिफारती सफबंदी नुमायां तौर पर तब्दील हुई है और खित्ते में अमरीकी असर और रसूख कम होने का इम्कान बढ़ चुका है, लेकिन इसके बावजूद सदर ट्रंप ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर खुशी का इजहार किया। ट्रंप ने इस मुआहिदे को एक बड़ा, जुर्रतमंदाना और अहम इकदाम करार देते हुए कहा कि यह मुआहिदा यह जाहिर करता है कि मशरक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है और खित्ते के ममालिक अपने दिफा की जिम्मेदारी ज्यादा मौसर अंदाज में अपने तौर पर अदा करने के काबिल हो रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की अपने और पूरे खित्ते के दिफा को यकीनी बनाने में तामीरी किरदार अदा करते रहेंगे। लेकिन यहां सवाल यह है कि अगर अमेरिका अब भी खलीज का एक अहम सिक्योरिटी शराकतदार है तो तीनों ममालिक को अलग से मुश्तरका दिफाई बंदोबस्त करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मक्का मुआहिदे की बुनियादी शिक ही यह है कि तीनों ममालिक में से किसी एक पर बैरूनी हमला तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, जिसके बायस इस मुआहिदे की मुख्तलिफ तशरीहात की जा रही हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं और उन तमाम ममालिक के लिए खुला है जो खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की चाहते हैं। यह तासुर भी उभरा है कि यह मुआहिदा ईरान के खिलाफ भी हो सकता है, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही ईरान के पड़ोसी मुल्क हैं, जबकि सऊदी अरब ईरान का इलाकाई हरीफ है। लेकिन तुर्क हकाम ने यह वाज़ेह किया कि इस मुआहिदे पर मुज़ाकरात दिसंबर 2024 से जारी थे। एक रिपोर्ट यह बताती है कि मिस्र भी जल्द इस मुआहिदे का हिस्सा बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सिफारती हलकों में मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे को इजराइल के खिलाफ भी तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि गजा जंग के बाद से ही सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सके। ईरान में इब्तदा में जरूर कुछ हलकों की जानिब से इस मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लेकिन अब ईरान का यह ख्याल है कि खित्ते के तीनों ममालिक ये समझ चुके हैं कि वो अमरीकी यकीन दहानियों पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकते। इस दौरान खलीजी ममालिक में अमरीका के किरदार के हवाले से बेचैनी में नुमाया इजाफा हुआ। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट ये बताती है कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी से परेशान है। एक खलीजी ओहदेदार के मुताबिक जंग ट्रंप ने शुरू की और उसकी कीमत खलीजी ममालिक ने अदा की। इसके बावजूद खलीजी रियासतें अब भी अमेरिका को अहम सिक्योरिटी शराकतदार और असलहे का बड़ा फराहम कुनिंदा समझती हैं। कतर और बहरीन में बड़े अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, लेकिन खत्ते में बढ़ती हुई मायूसी ने बास ममालिक को नए सिक्योरिटी इंतजाम पर गौर करने की जानिब मुतवज्जे किया और मक्का दिफाई मुआहिदे को इस पस मंजर में ही देखा जा रहा है। इस दौरान ट्रंप को अंदरूनी मुल्क भी शदीद दबाव का सामना है। एक हालिया सर्वे में 53% से ज्यादा अमरीकी वोटर्स ने कहा कि जनवरी 2025 में ट्रंप के दोबारा सदर बनने के बाद उनकी माली हालत शदीद खराब हुई। आजाद वोटर्स में यह शरह तकरीबन 57% रही, जबकि तकरीबन 1/4 रिपब्लिकन वोटर्स भी यही आरा रखते हैं। तकरीबन 2/3 वोटर्स के मुताबिक अमरीकी मईशत गलत समझ जा रही है। सदर ट्रंप के लिए वस्ती मुद्दती इंतखाबात से कबल ईरान जंग हकीकत में एक डरावना ख्वाब साबित हुई, क्योंकि अब खलीजी ममालिक में भी यह सोच पैदा हुई कि खित्ते में सिर्फ अमरीका पर दिफाई इन्हसार करने की पॉलिसी दुरुस्त नहीं। अब देखना यह कि मिस्र मक्का दिफाई मुआहिदे में शामिल होता है या नहीं, और क्या खित्ते के मजीद ममालिक भी इसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि मजीद ममालिक इस दिफाई मुआहिदे में शामिल हुए तो मक्का मुआहिदा मशरक़ वस्ता के सिक्योरिटी नक्शे को बदल देगा और खित्ते में अमन कायम हो सकता है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, न्यूक्लियर फिजिस्ट डॉक्टर परवेज हूद भाई ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि मुश्तरका जो मुआहिदा हुआ है, जिसे मक्का मुश्तरका मुआहिदा करार दिया गया, ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट कितने बड़े पैमाने पर जा सकता है? इसके मकासद क्या हो सकते हैं और इससे पैगाम दुनिया के अंदर क्या गया है? मकसद तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान के खिलाफ एक महाज बनाया जाए
इसराइल के खिलाफ नहीं। अगर तो इसराइल की बात इसमें आती तो सदर ट्रंप आप समझते हैं कि इसका खैर मकदम करते। आखिर इसराइल और अमेरिका इत्तेहादी मुल्क हैं जिन्होंने मिलकर ईरान के ऊपर वार की थी और वो जंग जारी है। इस जंग में ईरान ने उनको आंखें दिखाई और खिलाफ तवक्को ईरान टूटा नहीं, उसकी क़यादत मजबूत रही और उसने वो नुकसान पहुंचाया अमेरिका के इत्तेहादियों को कि अब अमेरिका परेशान है। और हाँ, अमेरिका खुश है कि अब ये 3 मुल्क पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब मिलकर अब ईरान का मुकाबला करेंगे। और किससे मुकाबला करना है? या शायद यमन से। अब यमन को भी ईरान का इत्तेहादी समझा जाता है। और आपको याद होगा कि 2015 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से यह दरख्वास्त की थी कि हमें फौज भेजो, हमें लड़ाका तैयारे भेजो, और हमें जरूरत इसलिए है कि यमन पर हम अपना कब्जा मजबूत करना चाहते हैं। जो यमन के साथ इनकी अदावत है, जो दुश्मनी है, वो तो उस वक्त से है और वो अब भी जारी है। अभी हाल में यमन ने इनके जहाज़ों के ऊपर हमला किया, इनके तेल के तंसीबात के ऊपर हमला किया, जिससे सऊदी अरब को शदीद तशवीश और नुकसान पहुंचा। तो अब दोबारा अगर सऊदी अरब ये कहता है कि यमन ने सऊदी अरब के ऊपर हमला किया तो क्या होगा? 2015 में तो ऐसे था कि पाकिस्तान के पार्लियामान ने साफ इनकार कर दिया। ये कहा कि हाँ, अगर मक्का और मदीना के ऊपर हमला होता है तो बतौर मुसलमान हम उनका दिफा करेंगे और हर सूरत करेंगे, लेकिन अगर ये हूशियों के खिलाफ और यमन के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ माहदा है और हमारे फौजी उधर जाके सऊदी अरब की जंग लड़ते हैं, तो फिर तो इधर फिरकावारियत का एक ऐसा नाखुशगवार पहलू सामने आएगा कि हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। ठीक। तो क्या अब सूरत हाल इससे कोई मुख्तलिफ है? अब देखिए, वाज़े है कि अमेरिका ने सऊदी अरब और ये जो 6 ममालिक हैं, बहरीन, ओमान, यूएई वगैरह, उधर अपने फौजी अड्डे कायम किए हैं जिनको ईरान ने शदीद नुकसान पहुंचाया है और अमेरिका तिलमिला रहा है इस वजह से। अच्छा, तो अब डॉक्टर साहब एक चीज दे। बताइए कि अभी अगर ये ईरान के खिलाफ है, फर्ज कर लें, एक लम्हे को तसव्वुर कर लेते हैं, ईरान के खिलाफ, ईरान की वजारत खारजा के जो तर्जुमान है, आज उन्होंने ये कहा कि हमारे अमेरिका के साथ राबिते हैं, सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है और सालिस सिर्फ 2 हैं, कतर और पाकिस्तान। माजी करीब में जो सालसी कर रहे थे या जो सहूलतकारी कर रहे थे, उसमें कतर था, पाकिस्तान था, मिस्र था, तुर्की था, सऊदी अरेबिया था। अब ये 3 ममालिक का एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हो जाता है। ईरान ने यह भी कहा कि ये खित्ते में अमरीकी अजारादारी के खात्मे के हवाले से बात है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब से ये मुआहिदा हुआ तब से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। ये इन दिनों में जब ईरान ये कह देता है कि उसके खिलाफ ये एग्रीमेंट नहीं है या उसके खिलाफ महाजराई नहीं है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है, तो फिर बड़े कैनवस के ऊपर तस्वीर क्या बनती? ये एक सिफारती खेल है ना, और कुछ नहीं। क्योंकि ईरान भी अपने राब्ते अमेरिका के साथ तोड़ना नहीं चाहता, मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ना चाहता, वो पाकिस्तान के जरिए से चाहता है। गो के उसको पता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें ये एक महज एक चाल है, एक खेल है। लेकिन अगर आप एक दिफाई मुआहदा करते हैं तो बताइए, ये क्या दोस्ती में करते हैं या आखिर इसका कोई मकसद होता है? डॉक्टर साहब, फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब तुर्की ये कहे कि ये अभी फिल वक्त का मुआहिदा नहीं है, 2024 के अंदर इसका फ्रेमवर्क जो था वो तय पाया था और अब इसके ऊपर जो है वो काम आगे बढ़ा है। इसी तरह का एक और मुआहिदा जो है वो हमने कुवैत के साथ किया, वो भी इन दिनों के अंदर हुआ, लेकिन उसके बारे में भी राय ये पाई गई कि ये 2-3 साल पहले का है और इस वक्त में उसका होना एक सवाल उठाता था कि अभी ये उनके साथ क्यों हुआ। तो फिर 2024 में ये किसके खिलाफ होने के लिए सजेशन के तौर पे पेश किया गया था? तो 2024 से पहले भी
लेकिन तुर्की और ईरान के तो आपस के मसाइल हैं ना, मसलन वो कुर्दों का मसला है कि उनके साथ क्या किया जाए, और सऊदी अरब के साथ तो खैर बहुत शदीद मसला है ईरान का। और सऊदी अरब ने जो इतना बड़ा खर्चा किया है अपने दिफा के लिए, उधर खूब साजो सामान खरीदा है। अमेरिका और इसराइल इत्तेहादी हैं, और ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि ईरान पर इन दो मुल्कों ने हमला किया, और अमेरिका के और इसराइल के इत्तेहादी ये 6 अरब ममालिक हैं जो आज भी जिधर आज भी अमेरिका के तंसीबात हैं, फौजी तंसीबात हैं, और जिनको निशाना बनाया जा रहा है और बहुत कामयाबी से। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी हुकाम ने इस मुआहिदे के बाद ये कहा था कि इस मुआहिदे आवाज में... आपकी बंद हो गई। डॉक्टर साहब, आपको अब आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ, अब आ रही है जी। सर, जब ये मुआहिदा तय पाया था तो उस वक्त पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से ये कहा गया कि इसका दायरा वसी है, इसके अंदर खित्ते के दीगर ममालिक भी आ सकते हैं, और ये भी कहा गया कि ईरान भी इसके अंदर शामिल हो सकता है। अब एक लम्हे को तसव्वुर कर लें कि ईरान इस सिक्योरिटी अम्ब्रेला के अंदर शामिल हो गया, तो फिर इसको क्या रंग दिया जाएगा? तो फिर आप इंडिया को भी शामिल कर देना इसमें, क्योंकि ये भी तो है कि पूरे खित्ते को अगर शामिल करना है तो फिर अफगानिस्तान को भी डाल दें। आखिर दोस्त कौन, हरीफ कौन, दुश्मन कौन, ये तो पहले आपको तय करना है ना। लेकिन ये बिल्कुल वाज़े बात है कि इस वक्त जंग की सूरत हाल है, ये कोई ख्याली बात नहीं है, जंग चल रही है इस वक्त। वो जंग इसराइल और अमेरिका ने की है ईरान के खिलाफ। अब ईरान फिर किस तरह से सऊदी अरब के साथ इत्तेहाद कर सकता है, ये तो खिलाफ अक्ल बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये बताइए कि जब हमारा सऊदी अरब के साथ ये मुआहिदा हुआ था और उसमें भी कहा गया था कि एक दूसरे पर हमला जो है वो दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, तो फिर उसके बाद की अगर सूरत हाल देखें, हमारे बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तानी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग हुई, सऊदी अरब ने कोई इकदाम नहीं उठाया। यमन की तरफ से सऊदी अरब के ऊपर हमला हुआ या ईरान ने हमला किया, पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया। तो उस वक्त का जो मुआहिदा था वो और अब का जो मुआहिदा है, इसको फिर किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे? अगर ये 3 मुल्क हैं और इन तीनों का दिफा मकसूद है, तो फिर हम पर भी तो हमले होते रहे ना, इंडिया की तरफ से भी हुए और अफगानिस्तान की तरफ से। तो कोई ये हमारे तो ये मुआहिदा जो है इसका मुस्तकबिल क्या होगा, एक सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परवेज सूद भाई इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखें।